Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you +1 economics. जैसे कि आप जानते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने अपने फीचर्स प्रॉपर्टीज शुरू कर दी थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे चैप्टर 4 के। आज उन फीचर्स को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और आज हम इन फीचर्स को खत्म करेंगे। इन डिफरेंस कर्व्स के फीचर्स होते क्या। ठीक है। सबसे पहला फीचर जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, द फर्स्ट फीचर वी रेड वाज आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने पढ़ा था कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हमने ये भी पढ़ा ये क्यों होती है। आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होती है क्योंकि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं हम दो कमोडिटीज को साथ लेके चलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में कुछ अजम्पशंस डिस्कस की थी जो इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर में हम लेके चले। वो कुछ अजम्पशंस क्या थी। दैट अजम्पशंस वाज मनी इनकम। दैट वाज मनी इनकम जो कंज्यूमर की होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है ना। दूसरा था कि जो कंज्यूमर है वो उन गुड्स पे स्पेंड करेगा जिनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है। थर्ड वन वाज कंज्यूमर की प्रेफरेंस दो गुड्स की तरफ होगी। ठीक है। अगर वो एक गुड को इंक्रीज करना चाहता है तो दूसरा ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट वाज मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाज कि एज ह्यूमंस हम में बहुत ग्रीड है, जितना ज्यादा हमें मिलता है उतनी ज्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करती है। ठीक है। दिस इज व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जितनी ज्यादा आपके पास कमोडिटी आए उतनी ज्यादा आपकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करे। ठीक है। एंड द लास्ट वाज कंज्यूमर इज रैशनल। दैट मीन्स कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है कि वो जितना हो सके अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। इसी से हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। उसने कहा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होती है क्योंकि अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। अब एक गुड को अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। पर ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी जो इनकम लेवल है वो फिक्स्ड है। ठीक है। हमें सबसे पहले अजम्पशन ही ये दी है कि मनी इनकम इज कांस्टेंट, यानी जो कंज्यूमर की मनी इनकम होगी वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब उतनी ही इनकम में एक कमोडिटी आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट दूसरी कमोडिटी डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। ठीक है। जब एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए जब दूसरी कमोडिटी को हम थोड़ा सेक्रीफाइस करें उसके कारण हमारी जो आईसी स्लोप्स होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है। वो नीचे की तरफ स्लोप करती है। ठीक है। आज हम अपना लेक्चर सेकंड फीचर से शुरू करते हैं। ये मैंने अभी तक आपको रिकॉल करवा दिया कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था। ठीक है ना। आज हमारा सेकंड पॉइंट यानी आज के हमारे लेक्चर का फर्स्ट फीचर और एज कहे एक इंडिफरेंस कर्व का सेकंड फीचर विच इज आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दैट इज आईसी जो है वो ओरिजिन से कन्वेक्स होती है। इसका क्या मतलब। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ आईसी tends to decline as we move along the IC from left to right। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। ये तो हमें पता चल ही गया कि ठीक है भाई कि जब हम लेफ्ट टू राइट आईसी में मूव करेंगे तो हमारी जो स्लोप होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब हमें रीजन भी पता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी। ठीक है ना। द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आईसी की स्लोप होती है उससे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं और वी कैन से एमआरएस। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में एमआरएस लिखा जाता है। ठीक है। इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर। अच्छा, अब ये इतनी लैंग्वेज लिखी थी बुक की पढ़ ली, इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि जो एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये बताता है कि एक गुड को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर दूसरा गुड कितना देने को यानी कितना लीव करने को तैयार है। दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और हम ये कह सकते हैं कि एक कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए गुड ए को इंक्रीज करने के लिए
गुड बी कितना गिव अप करने को तैयार है कंज्यूमर, दैट रेट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कितना विलिंग है कंज्यूमर, इज नोन एज एमआरएस। ठीक है, अब भी कंफ्यूजन हो रही होगी व्हाट इज एमआरएस। चलो आगे डेफिनेशन से देखते हैं एमआरएस क्या होता है। MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other। मैंने आपको वही कहा, MRS होता है वो रेट, यानी वो स्पीड जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर विलिंग है अपना एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्सटीट्यूट करने के लिए। दैट मीन्स गुड ए को बढ़ाने के लिए वो गुड बी को कितना सब्सटीट्यूट करने को तैयार है, that is known as MRS, that is marginal rate of substitution। यानी मार्जिनली कितना सब्सटीट्यूट करने को तैयार है। ठीक है ना, या एक और लैंग्वेज में कहें, MRS रेफर टू द रेट at which the consumer is willing to sacrifice good Y for good X। इसका मतलब है कि MRS वो रेट होता है, या कह सकते हैं वो स्पीड होती है जो कंज्यूमर विलिंगली यानी कंज्यूमर खुशी खुशी देने को तैयार है गुड वाई की फॉर गुड एक्स। दैट मीन्स गुड ए को इंक्रीज करने के लिए गुड बी को किस रेट पे वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, दैट इज नोन एज MRS। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज MRS। MRS का मतलब होता है कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए आप दूसरी कमोडिटी को कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, किस रेट पे सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, दैट इज नोन एज MRS। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस MRS डिक्लाइन ही क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा कि टेंड्स टू डिक्लाइन, आईसी स्लोप जो होती है वो डिक्लाइन करती है और इसको MRS कहते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अराइजेस, हमने ये तो पढ़ा कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड होती है, बट MRS क्यों डिक्लाइन करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिक्लाइन करता है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्यों डिक्लाइन करता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। As more and more units of good X are consumed by the consumer, his intensity of desire for good X tends to decline। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई कमोडिटी होगी, उस कमोडिटी को हम जितना ज्यादा कंज्यूम करते रहेंगे, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इंटेंसिटी यानी हमारी डिजायर, हमारी उस चीज को कंज्यूम करने की इच्छा कम होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पापा को कहा कि मुझे एप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपको एप्पल्स बहुत पसंद। ठीक है, तो आपके पापा ने आपके लिए रोज बहुत सारे एप्पल्स लाना शुरू कर दी। ठीक है, अब आप वो कंज्यूम करते गए करते गए करते गए, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि बस इतनी भी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर नहीं थी, इतने भी पसंद नहीं थे, बस बहुत हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाई MRS डिक्लाइंस। एक कंसेप्ट ये भी है क्योंकि गुड एक्स जब कंज्यूमर बहुत ज्यादा, जब आप कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो या कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो, तो थोड़ी देर बाद आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर यानी उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा डिक्लाइन करने लग पड़ती है, कम करने हो जाती है। ठीक है, implying that marginal utility of good X tends to fall। ये हमने पढ़ा था कि एज हम एक सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की डिक्लाइन करती जाएगी। ठीक है ना, ये हमने पिछले चैप्टर में की है कि जैसे ही हम एक कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी दैट मीन्स हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है ना, on the other hand, as more and more units of good Y are given up, his intensity of desire for good Y tends to rise। इसका मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि गुड एक्स जितना ज्यादा वो कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा उसका होगा कि बस यार अब और कंज्यूम नहीं करना, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गुड बाय उसको जितना ज्यादा कम दोगे, कंज्यूमर को जितनी ज्यादा कोई कमोडिटी कम मिलेगी, उसको पाने की इंटेंसिटी, उसको पाने की डिजायर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे आपको कोई चीज मना किया है, या फॉर एग्जाम्पल कह दें कि आपको चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया है आपके पेरेंट्स ने कि चॉकलेट्स नहीं खानी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चीज मना की है हम उसकी तरफ सबसे पहले जाते हैं। अब चॉकलेट्स मना की हैं तो चॉकलेट्स कंज्यूम करने की इंटेंसिटी हमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है
उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हमें बहुत कम होती है, ठीक है ना। और जब कोई कमोडिटी हमारे पास बहुत कम में होगी, उसको पाने की, उसको इंटेंसिटी, उसको डिजायर, उसको कंज्यूम करने की हमारी डिजायर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। implying that marginal utility of good Y tends to rise with every additional unit of it being sacrificed, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि मार्जिनल, अब ध्यान से अगर हम पढ़े इस लाइन को, तो इस लाइन में लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू राइज, राइज, लेकिन हमने तो कंसेप्ट पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कभी राइज होती है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टेंड्स टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट बीइंग सेक्रीफाइस्ड, यानी जितने यूनिट सेक्रीफाइस होते जाएंगे उस अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, ठीक है ना, ऐसे हम लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, 4 डेज का कंसेप्ट लेके चलते हैं। आज आपने अपनी मम्मा को कहा कि मुझे 10 वाले चिप्स खाने हैं जिससे मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं खाने। फिर आपने कहा ट्यूसडे को कि आज मुझे खिला दो, आज मेरा बहुत मन है, कल मैंने खाए नहीं थे। अब आपने वो चीज कल नहीं कंज्यूम की, आज कंज्यूम करना चाहते हो, तो कल की जो आपकी डिजायर थी और आज की मिक्स होगी, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि अब आप उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप विलिंग हो उसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। जब कोई चीज सेक्रीफाइस हम बहुत ज्यादा करें, उसको उतना ही कंज्यूम करने के लिए हम विलिंग होते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज की जो सेक्रीफाइस की जा रही है उसकी बढ़ती है, ना कि डिक्लाइन होती है, ठीक है। It is because of this, for every successive unit of good X, the consumer is willing to give up less and less amount of good Y, ठीक है। Accordingly, ये आपको साइन पता होना चाहिए, दिस इज चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x, ठीक है, टेंड्स टू फॉल एज वी मूव डाउन द IC। अच्छा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जैसे ही हम कोई सक्सेसिव यूनिट गुड वाई की कंज्यूम करते जाएंगे, दैट मीन्स अब हमने एग्जाम्पल ली कि हम 2 प्रोडक्ट्स लेके चल रहे थे, गुड एक्स हम भर चुके हैं कि बस यार गुड एक्स नहीं और हमें कंज्यूम करना, गुड वाई जो हमें मिल ही नहीं रहा, हम बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम करना चाहते, ठीक है ना। उसने लिखा है इट इज बिकॉज फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी अब गुड एक्स आपके पास बहुत ज्यादा है, गुड वाई आपके पास थोड़ा है, ठीक है। अब गुड एक्स बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 से 11 करने के लिए, आपके पास पहले गुड एक्स 10 था, ठीक है, गुड वाई 2 था। अब आपने कहा गुड एक्स से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, देख लेता हूँ तो बढ़ा लेता हूँ, तो अपने एक्स को गुड एक्स को 11 कर दिया और वाई जो है वो 1 पे चला गया, ठीक है। चलो वाई चेंज करते हैं, 8 और 6 कर देते हैं, ठीक है। ये आपने जब 11 किया गुड एक्स को, तो आपकी वाई 6 पे चली गई, ठीक है, वाई की कमोडिटी कम कर दी। लेकिन अब आपने कहा कि यार गुड एक्स में इतना मजा नहीं आ रहा, गुड एक्स नहीं मुझे और चाहिए, तो मैं अपने वाई को, इधर मैंने 2 अपने वाई देके एक गुड एक्स बढ़ाया, अब नहीं मैं मिली, अब नहीं मैं देना चाहता, अब मैं इतना नहीं सोचना चाहता, अब मुझे गुड वाई ज्यादा चाहिए, गुड एक्स नहीं ज्यादा चाहिए। तो आपने क्या किया, गुड एक्स को 11.5 कहा कि चलो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लेकिन गुड वाई को उतना नहीं जाने दूंगा जितना पहले जाने दिया था। इसका क्या मतलब, दोबारा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। एक मिनट, दोबारा समझते हैं कि ये क्या मतलब था। इसका मतलब था कि हमारे पास 2 कमोडिटी है, गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। आपको वाई एक्स से बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ठीक है, और वाई आपके पास नहीं था उतना। तो जब आपने पहले अपने कॉम्बिनेशंस बनाए, अपने गुड एक्स आपने लिए 10 यूनिट्स, ठीक है, गुड वाई आपने लिए 8 यूनिट्स, ये आपका कॉम्बिनेशन चल रहा। फिर आपको गुड एक्स से सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, तो आपने कहा चल यार गुड एक्स में और बढ़ा लेता हूँ, तो गुड एक्स में कर देता हूँ 11, ठीक है, और वाई ठीक है इतनी सेटिस्फैक्शन दे रही, तो वाई को 8 से मैं कर देता हूँ 6, ठीक है। यानी एक गुड एक्स बढ़ाने के लिए आपने वाई कितना दिया, 2 वाई दे दिए, है ना, कमोडिटी वाई के 2 आइटम्स दे दिए। लेकिन इस पॉइंट पे आके हमने कहा यार बस गुड एक्स में उतना नहीं मजा आ रहा, उतनी विलिंग नहीं हूँ मैं, उतना मुझे डिजायर नहीं है, मुझे गुड एक्स
चाहिए बट इस कॉस्ट पे नहीं चाहिए। मैं गुड बाय को ज्यादा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ गुड बाय को मैं थोड़ा ही दूं। दैट मीन्स अपने गुड एक्स इंक्रीज किया कि यार ठीक है, इतनी तो वैसे भी नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो सिर्फ थोड़ा सा गुड एक्स बढ़ा लेते। थोड़ा सा गुड एक्स आपने बढ़ाया और वाई आपका यहाँ पे 5 हो गया, यानी आपने यहाँ पे वाई कितना सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट। दैट मीन्स आपने वाई की कमोडिटी अब कम सेक्रीफाइस की है एक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब एक्स से आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम y को 2 यूनिट्स का डिक्रीज दे रहे थे, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट आके हम उसे सिर्फ 1 यूनिट का ही डिक्रीज दे रहे हैं। दैट मीन्स जब आप सेकेंड कमोडिटी को डिक्रीज करने के लिए, सेकेंड कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए उतने ही विलिंग नहीं है, तो क्या होता है, तो हमारी MRS डिक्लाइन करती। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज बिकॉज दिस फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी हर गुड एक्स को एक सक्सेसिव यूनिट बढ़ाने के लिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई। दैट मीन्स एक एक यूनिट गुड एक्स का बढ़ाने के लिए अब कंज्यूमर बहुत थोड़ा गुड वाई को देना चाहता है। दैट मीन्स पहले वो 2 यूनिट दे रहा था गुड वाई के, फिर उसने कहा 1 दूंगा, फिर उसने कहा 0.5, फिर उसने कहा मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वो अब वाई को सैक्रिफाइस बहुत कम 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 कर रहा है, मतलब उसकी स्टेजेस डिक्रीज करता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हमारा MRS डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x टेंड्स टू फॉल एज वी मूव डाउन द IC, thus IC in convex to the region because MRS tend to decline। वो कह रहा है इससे क्या होता है, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स क्या होता है। चेंज इन वाई का मतलब होता है कि वाई कमोडिटी में कितना चेंज आया, और चेंज इन एक्स का मतलब एक्स कमोडिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, उसने कहा क्योंकि अब चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स हर सक्सेसिव कमोडिटी के साथ डिक्रीज करता जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा IC डाउनवर्ड स्लोपिंग है और हमारा जो IC है वो कन्वेक्स है ओरिजिन की। ठीक है, कन्वेक्स शेप कौन सी होती है, ये वाली, दिस इज कन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि वो अब सेकंड कमोडिटी को कम से कम सैक्रिफाइस करने को तैयार है, इसके कारण जो हमारी IC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और साथ में वो कन्वेक्स है ओरिजिन की। ठीक है, चलो देखते हैं चेंज इन वाई एंड चेंज इन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक और बारी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने लिया हमारे पास 2 कमोडिटी थी, गुड वाई एंड गुड एक्स। ठीक है, ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 हैं कमोडिटीज, एक गुड वाई है एक गुड एक्स। वाई एक्सिस पे मैंने गुड वाई ले लिया, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स ले लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था हम अपना कॉम्बिनेशन चार्ट बनाते हैं कि मैं एज अ कस्टमर किन कॉम्बिनेशन में अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए विलिंग हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, सबसे पहले मैंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं वाई के 6 यूनिट्स लूंगी और एक्स के 2 यूनिट्स लूंगी। ठीक है, यानी मैं y6 लेना चाहती हूँ और x के 2 लेना चाहती हूँ। ठीक है ना, जो मेरा पॉइंट बन गया पॉइंट A। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैं y को और सेक्रीफाइस कर देती हूँ, अब मैं y को 4.5 चाहती हूँ और x को 3 चाहती हूँ, यानी मैंने y डिक्रीज किया x के लिए। ठीक है ना, वो हमारा कौन सा पॉइंट बना, वो हमारा बना B पॉइंट, दिस वन। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं और अपने कॉम्बिनेशंस थोड़े बना लेती हूँ, तो फिर मैंने थर्ड वन जब बनाया तो मैंने कहा यार अब गुड वाई में 3 कंज्यूम करने को रेडी हूँ, लेकिन गुड एक्स अब मुझे 5 चाहिए। ठीक है, ये मेरा बना पॉइंट C। ठीक है, फिर फोर्थ मैंने कहा चलो एक और बना लेती हूँ। एक और में मैंने क्या किया, गुड एक्स अब मैं 2.5 कंज्यूम करने को तैयार हूँ और गुड वाई 2.5 कंज्यूम करने को तैयार हूँ और गुड एक्स अब मैं 7 कंज्यूम करने को तैयार हूँ, विच इज माई पॉइंट D। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया, मैंने अपनी IC बना ली, सब बना लिया कि मैं इस अकॉर्डिंग अपना रेडी हूँ अपने कमोडिटीज बाय करने के लिए। लेकिन इस पर मैंने ध्यान से देखा कि चेंज इन y और चेंज इन x डिफर करता है मेरे। दैट मीन्स मैं देखना चाहती थी कि मैं x को बढ़ाने के लिए y कितना सेक्रीफाइस करने को विलिंग हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रही थी, यानी A पॉइंट से जब मैं B पॉइंट पे गई, तो मैंने देखा 6 से मैं अब y सिर्फ 4.5 कंज्यूम करना चाहती हूँ। ठीक है, यानी मैं 6 से 4.5 y कंज्यूम करूंगी। दैट मीन्स मैंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 0.5 का सेक्रीफाइस किया। ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है चेंज इन y।
यानी y कितना चेंज हो गया, क्योंकि y डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली उसमें चेंज आया, ठीक है ना। तो 6 से y हो गया 4.5, 4.5 मतलब 1.5 चेंज आया है y में मेरे, ठीक है। फिर मैंने b का भी देखा कि अब मैं गुड x तो इंक्रीज करना चाहती हूँ पर इतना, ठीक है ना। फिर मैंने देखा गुड, जब मैं अपने a कॉम्बिनेशन से b कॉम्बिनेशन पे गई तो a कॉम्बिनेशन पे मेरा गुड x था 2 और b कॉम्बिनेशन पे मेरा गुड x था 3, यानी 2 से 3 गई, यानी मेरा चेंज इन x कितना आया, माई चेंज इन x विल बी 1, ठीक है। अब 1 आया, ये मैं समझ ली कि ठीक है वही, पहले मैं 1.5 y देने को तैयार थी, x में 1 यूनिट बढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन MRS कहाँ है, मेरा MRS कैसे डिक्लाइन हो रहा है, मेरा MRS क्या शो कर रहा है मुझे, ये मुझे निकालना था कि मेरा MRS क्या शो कर। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये जैसे आप देख सकते हैं डिमिनिशिंग MRS का, कि मेरा MRS क्या शो कर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो मैंने अपने x के सारे नंबर्स लिख लिए, ठीक है। फिर मैंने अपने y के भी सारे नंबर्स लिख लिए कि मैं y को किस अकॉर्डिंग डिक्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने अपने सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए, ठीक है। पहला MRS का फॉर्मूला प्लीज हमेशा याद रखना, MRS का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब हमें पता है चेंज इन y इज 1.5 एंड चेंज इन x इज 1, लेकिन सबके साथ सेम जाएगा, आंसर इज राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं y इनकंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स y कंसिस्टेंटली 1.5 डिक्रीज नहीं हो रहा, और जो हमारा x है वो भी कॉन्टिन्यूसली 1 यूनिट डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं कर रहा, वो कहीं पे 2 यूनिट्स पे इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स हमारा चेंज इन y और चेंज इन x अगले कॉम्बिनेशन के साथ चेंज कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमें ध्यान से रखते हुए अपना MRS निकालना होगा, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। पहला था मेरा ए कॉम्बिनेशन में था 2 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड y, ठीक है, यानी 2 और 6। MRS मेरा आया नथिंग, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, कुछ चेंज y और x में हुआ ही नहीं, तो MRS कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर मेरा सेकेंड कॉम्बिनेशन वॉज था बी में क्या था, बी में गुड x वॉज 3 एंड गुड y वॉज 4.5, ठीक है। गुड x क्या था 3 एंड y वॉज 4.5। अब MRS का फॉर्मूला इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है ना। मैंने चेंज इन y देखा कि a से b जाने में y में कितना चेंज आया, तो मैंने देखा a से b में जाने में y में चेंज आया 1.5, ठीक है ना। और x में कितना चेंज आया, x में a से b में जाने में x में चेंज आया 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया 1.5 डिवाइडेड बाय 1। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर मेरा आया -1.5, ठीक है। फिर मैंने अपना कमोडिटी सी का अपना ये सी वाला पॉइंट रखा, ठीक है, सी वाला कॉम्बिनेशन रखा। सी कॉम्बिनेशन में गुड x वॉज 5 एंड गुड y वॉज 3, ठीक है ना। x वॉज 5 एंड y वॉज 3। अब मैंने यहाँ फिर देखा अपना y अपॉन x, यहाँ पे मैंने देखा तो मेरा जो x है वो 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है, 1 नहीं, ठीक है ना। और मैंने अपना y देखा, मेरा y यहाँ पे भी 1.5 यूनिट सेक्रीफाइस कर रही हूँ मैं, तो मैंने फिर फॉर्मूले में डाल दिया 1.5/2, तो आंसर मेरा आया -0.75, ठीक है। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन वॉज में कॉम्बिनेशन डी मैंने देखा तो उसमें माई x वॉज 7, ठीक है। यानी हम C से जब D पे गए तो x कितना इंक्रीज हो गया, फिर से 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर हम जब y देखा में D कॉम्बिनेशन में y इज व्हाट 2.5, यानी 3 से 2.5, यानी y में चेंज कितना आया, y में चेंज आया 0.5 का, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया 0.5/2, मेरा आंसर आया -0.25, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो MRS है वो डिक्लाइन करता जा रहा है, क्योंकि y को सेक्रीफाइस करने की मेरी पावर कम होती जा रही है, ठीक है। यानी मैं y को अब उस रेट पे सेक्रीफाइस सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना। देखते हैं हमने ऑब्जर्व क्या किया इस डायग्राम से। बिटवीन पॉइंट A एंड B द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव 1.5 यूनिट्स ऑफ गुड y, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि A
और बी के बीच में कंज्यूमर 1.5 यूनिट्स देने को तैयार है, ठीक है ना, फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। इसका मतलब गुड एक्स का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वो गुड वाई का 1.5 देने को तैयार है ए पॉइंट में, ठीक है ना। So that MRS change in y upon x is 1.5 upon 1, that is minus 1.5. That means हमने जब MRS निकाला तो यही हमारा MRS है minus 1.5, ठीक है ना। But as we move down the curve, we find that between point B and C, the consumer is willing to give up 1.5 units of good X only when he gets 2 units of good X. उसने कहा ए के बाद जब आप बी पे गए, बी और सी वाला जब आपने कॉम्बिनेशन चेक किया तो आपने देखा अब कंज्यूमर गुड एक्स को इंक्रीज करने को तो तैयार है, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन में, ध्यान से देखिए, सॉरी इट्स पॉइंट सी, हमारा पॉइंट सी, वो कह रहा है जब हमारी सी कॉम्बिनेशन है उसमें ध्यान से देखो, कंज्यूमर अब y को 1.5 डिक्रीज करने को तो तैयार है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में कि उसका जो गुड x है वो 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। दैट मीन अब वो y को उतना ही सेक्रीफाइस करने को तो तैयार है, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन में कि जो गुड x होगा वो 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इन रिटर्न सो दैट MRS, इसमें हमारा MRS का निकला माइनस 0.75, ठीक है। लाइकवाइज बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, यानी अब पॉइंट सी और डी की बात करें, उनके बीच की पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए और बी का था, ये बी और सी का था, एंड दिस इज बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। पॉइंट डी की बात करें, change in y is 0.5 and change in x is 2, so that MRS this, MRS is minus 0.25। वो कह रहा है C और D की जब हमने बात की, यानी C और D कॉम्बिनेशन के बीच की बात की, तो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में वो x को 2 यूनिट्स तो इंक्रीज कर रहा है, उतना ही इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन y को अब 1.5 नहीं, y को अब वो सिर्फ 0.5 ही सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है। यानी y को अब कम सेक्रीफाइस करने को तैयार है, y को अब वो उतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग MRS दैट IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो MRS है वो डिमिनिश, दैट मीन्स डिक्लाइन कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो IC है वो ओरिजिन के कन्वेक्स है, ठीक है। MRS डिक्लाइन होने से IC इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ व्हाई IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। IC is convex to origin, दोबारा, yes, IC is normally convex to origin. It is because MRS tends to decline as we move along the curve, left to right. वो कह रहा है हाँ IC convex होती है, that means हमने अभी पढ़ा MRS is convex to origin, ठीक है। MRS convex है origin के, तो क्या IC भी origin के convex है? The answer is yes. IC भी ओरिजिन के कन्वेक्स है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि MRS डिक्लाइन कर रही है कर्व में, ठीक है। कर्व में MRS डिक्लाइन कर रही है लेफ्ट टू राइट, जिसके कारण हमारी IC भी कन्वेक्स बन रही है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है, व्हाई IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन एंड व्हाई MRS इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। थर्ड, आगे चलते हैं, हमारा थर्ड फीचर्स, दोबारा अपने फीचर्स पे आता है, हमारा थर्ड फीचर वॉज higher IC shows higher level of satisfaction. That means IC जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा satisfaction level show होगा, ठीक है। A set of ICs drawn in a graph is called indifference map. Indifference map क्या होता है? हमने IC पढ़ा, that was indifference curve. IM is indifference map. Indifferent map होता है group of ICs, ठीक है। जब हम बहुत सारे इंडिफरेंट कर्व्स को एक ग्राफ पे शो करें, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, यानी आईसीज के ग्रुप जब एक ग्राफ में शो किया जाए देन इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। हमारा पॉइंट था हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी ज्यादा आईसी बड़ी आगे शिफ्ट होगी उतना ज्यादा हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगी,
जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने 4 आईसीज ड्रॉ किए, IC 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, here IC to the right and above another IC indicates higher level of satisfaction। इसका मतलब हम इन दोनों आईसीज को लेके चलते हैं, IC1 एंड IC2, क्योंकि IC2 IC1 के ऊपर है, IC1 से आगे है, इस कारण यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल हायर होगा एज कंपेयर टू IC1। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी एज कंपेयर टू IC1, ठीक है, क्योंकि हमारी IC2 IC1 के ऊपर है, IC1 से ऊपर जा रही है, इंक्रीज करे, इसके कारण IC2 पे जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कॉम्बिनेशंस हमें IC1 के कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था पॉसिबिलिटी PPC कर्व का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे ही राइट की तरफ शिफ्ट होती है, इट शोज कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। वैसे ही एग्जाम्पल के साथ IC जितनी ज्यादा ऊपर शिफ्ट करेगी उतना ज्यादा वो शो करेगी कि सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है। ठीक है, IC4 इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC3। IC4 शो करती है कि ये IC3 से ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स IC4 इज मोर देन IC3, ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। IC3 इंडिकेट करता है कि वो IC2 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन रखता है। ठीक है, IC2 इंडिकेट करता है कि वो IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन रखता है। ठीक है ना, दैट मीन जितनी ज्यादा IC ऊपर की तरफ जाएगी, जितनी ज्यादा IC इंक्रीज करेगी, उतने ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, each IC is the different in the indifference map corresponds to different level of consumers income। higher IC correspond to higher level of income, है ना। उन्होंने कहा आईसी मैंने आपको ये तो बताया कि आईसी इंक्रीज करेगी, आईसी जितनी ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट करे उतना इंक्रीज करेगी, लेकिन आईसी का शिफ्ट करने का मतलब ये भी तो है कि कंज्यूमर की इनकम लेवल भी इंक्रीज की गई है। ठीक है ना, हमने अजम्पशन ही सबसे पहले ये पढ़ा था कि द इनकम लेवल इज कांस्टेंट, लेकिन अगर इनकम लेवल ही चेंज हो गई है, इनकम लेवल ही 1000 की 10,000 फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर अर्न कर रहा था, लेकिन अब इनकम लेवल ही 10,000 से 20,000 हो गए, तो इनकम इंक्रीज करने के कारण हमारी आईसी शिफ्ट कर गई, जिसके कारण इनकम इंक्रीज हुई तो सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसके कारण जितनी ज्यादा आईसी ऊपर की तरफ होगी, जितनी ज्यादा हायर आईसी होगी, उतना ज्यादा इनकम लेवल होगा और उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर व्हाई आईसी इज हायर। आईसीज एक दूसरे के हायर होती हैं, जो शो करती हैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फोर्थ इज आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। उन्होंने कहा आईसी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट नहीं करती है और ना ही एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है व्हाट इफ दे डू। हमें बहुत क्यूरियोसिटी है ना, हम ह्यूमंस में बहुत क्यूरियोसिटी है, हमें वो हर चीज जाननी है जो हमें कही हुई है कि ये नहीं होती, हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा आईसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है अगर किया तो फिर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें एक तरफ गुड एक्स है और गुड वाई है और एक तरफ गुड एक्स। दो आईसीज बनाई हैं, IC1 एंड IC2। आप देख सकते हैं ए पॉइंट पे आईसीज दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, कंसीडर पॉइंट ए एंड बी, दीज आर द मेन आईसीज। ठीक है, ए और बी हमने लिया एज द टू मेन आईसीज, therefore these are equal in terms of the level of satisfaction। दो आईसीज तो हमें दिख रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि ऊपर हमें लग रहा है कि रेड वाली ब्लू से आगे है, दैट मीन्स आईसी हायर है तो सेटिस्फैक्शन लेवल हायर, नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे ध्यान से देखो, रेड वाली ब्लू से पीछे हो गए, ये कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल कि आईसीज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आईसी सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। ठीक है, सो दैट ए इज इक्वल टू बी। अब आईसीज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स ए पॉइंट बी के इक्वल है। ठीक है ना, लाइकवाइज ए इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए सी के भी इक्वल हुआ, है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन आए सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना,
As there are the same IC2, since A is equal to B and A is equal to C, we can say that B is equal to C. उसने कहा अगर A B के भी इक्वल है, A C के भी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि B और C भी आपस में इक्वल है ना? बट दिस इज नॉट लॉजिकल, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है. क्यों? बिकॉज एट बोथ B and C the consumption of good Y is the same, but at C the consumption of good X is greater than B. ठीक है, ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है अच्छा हम इस लॉजिक पे तो पहुंचे कि A B के इक्वल है और A C के भी इक्वल है, दैट मीन्स B C के भी इक्वल हो गया. लेकिन ये लॉजिकल नहीं है. ये क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो मैंने के लाइन बनाई है, B पॉइंट पे हमारा y x इतना है और y कांस्टेंट है k जितना. ठीक है ना? गुड C पे भी हमारा गुड y, मतलब C पॉइंट पे भी हमारा गुड y उतना ही है, लेकिन हमारा गुड x C पे ज्यादा है. ठीक है, C पे ध्यान से देखिए, C पे गुड x ज्यादा है. ठीक है, इसीलिए ये इलॉजिकल था. ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं था. ये शो करना कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C. ठीक है, implying that C must be offering higher level of satisfaction than B. ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि C पॉइंट B से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है. ठीक है, लेकिन ICs तो सेम है. IC तो दोनों एक ही शो कर रही हैं. इसीलिए ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए ICs कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ICs इंटरसेक्ट की, एक गुड सेम सेटिस्फैक्शन देगा दोनों ICs पे, लेकिन दूसरा गुड दोनों ICs पे अलग अलग सेटिस्फैक्शन देगा. लेकिन IC का सबसे मेन अजम्पशन ही ये होती है सेटिस्फैक्शन लेवल इज कांस्टेंट. ठीक है ना? क्योंकि दो ICs अलग अलग है तो दो गुड्स की सेटिस्फैक्शन लेवल अलग हो जाएगी, जो रॉन्ग है. ठीक है, इस कारण IC कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है. ठीक है, लास्ट फीचर which is IC does not touch x axis और y axis. that means IC कभी भी x axis को और y axis को टच नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? This is because IC analysis considered the assumption of two goods simultaneously. प्लीज assumptions मत भूलना. ये क्यों? क्योंकि IC पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि IC रीड करने के लिए assumption was एक कंज्यूमर पैसा खर्च रहा है अपनी दो कमोडिटीज में, टू गुड्स में वो अपना पैसा खर्च रहा है. ठीक है, ये सबसे पहली assumption थी. अगर दो गुड्स में पैसा खर्च रहा है तो IC कभी भी x एक्सिस से भी टच नहीं करेगी, y एक्सिस से भी नहीं करेगी. अब क्वेश्चन फिर आएगा मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए इफ IC टच y एक्सिस, अगर IC यहाँ देखिए फर्स्ट डायग्राम में, अगर IC y एक्सिस में टच कर रही है, दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन में वो y तो कंज्यूम कर रही है लेकिन x 0 है. ठीक है, और दूसरी कमोडिटी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि IC हम दो गुड्स के सब्स्टिट्यूट के साथ पढ़ते हैं. IC दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात होती है. हम सेकंड कमोडिटी को 0 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए IC कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करती है. क्योंकि दोनों एक्सिस पे हम कोई ना कोई कमोडिटी जरूर लेते हैं, और अगर IC x एक्सिस या y एक्सिस को टच करेगी, दैट मीन्स उस एक्सिस पे जो भी कमोडिटी होगी वो 0 हो जाएगी, जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. और हम किसी भी कमोडिटी को 0 नहीं कर सकते बिकॉज IC's assumption was we are spending on two commodities. ठीक है, इट मीन्स दैट द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज 0. मैंने आपको यही बताया. गुड अगर IC y एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो y तो कंज्यूम कर रही है, लेकिन गुड x क्या है? 0. गुड x 0 यानी वो गुड x नहीं कंज्यूम करी. और वैसे ही सेम सेकंड डायग्राम में अगर IC नीचे x एक्सिस को टच कर रही है, दैट मीन्स वो x तो कंज्यूम कर रही है लेकिन y 0 है. ठीक है, जिसके कारण IC कभी भी नीचे टच नहीं कर सकती, ना ही y एक्सिस को टच कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द assumptions
हम किसी भी कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी में हम टू कमोडिटीज को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। हम उन दोनों को इकट्ठे स्टडी करते हैं, ठीक है। उन दोनों को इकट्ठे स्टडी करने के कारण, उन दोनों को इकट्ठे सब्स्टिट्यूट और वैल्यूज निकालने के कारण हम किसी भी एक कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकते। इसके कारण आईसी कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करती है ना वाई एक्सिस को टच करती है, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ व्हाट वी हैव रेड टुडे। हमने आज क्या किया, हमने आज अपने अजम्पशंस खत्म किए, आज हमने अपने फीचर्स क्लियर किए। हमने आईसी के पूरे 5 फीचर्स पढ़े, ठीक है। हमने आईसीस के 5 फीचर्स, एक तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, आज बाकी 4 रीड किए। हमारा आज का पहला अजम्पशन वाज आईसी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, तो सबसे पहला अजम्पशन हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हमने पढ़ा आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एमआरएस क्या होता है। एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी किस रेट पे कंज्यूमर विलिंग है दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा एमआरएस डिक्लाइन क्यों करती है, ठीक है। उसका पूरा हमने डायग्राम निकाली, और उस डायग्राम के बाद हमें ये पता चला कि एमआरएस डिक्लाइन करती है तो आईसी भी कन्वेक्स होती है ओरिजिन के, ठीक है। फिर हमने देखा हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। थर्ड हमारा assumption, हमारी फीचर थर्ड assumption was जितना ज्यादा आईसी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, ठीक है ना। उस सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उतना ज्यादा हमारा इनकम लेवल होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स आईसी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि आईसी डज नॉट टच वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यानी आईसी ना ही वाई एक्सिस को टच करती है ना ही एक्स एक्सिस को टच करती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आईसी पढ़ने के लिए सबसे पहली अजम्पशन होती है कि कंज्यूमर अपने पैसे दो कमोडिटीज में साइमल्टेनियसली खर्च कर रहा है, वो किसी भी एक कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकता। क्योंकि वो किसी भी कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकता, इसीलिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को आईसी कभी भी टच नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ आज यहाँ तक। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना शुरू करेंगे कंज्यूमर बजट, जिसमें हमारा बजट सेट एंड बजट लाइन दोनों आएंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद इट, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।